आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ मैं हाजिर हूं फैसल। दिल्ली में हुकूमत बनाने के मामले पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। पहले अपने पास नंबर ना होने की बात कहती आई बीजेपी अब सरकार बनाने को एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दिल्ली बीजेपी के सदर सतीश उपाध्याय ने तो यहां तक कह डाला है कि दिल्ली में अगर हुकूमत बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। वहीं केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन से एक बार फिर बीजेपी के दामन पर छींटे पड़े हैं। उधर दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने आज ये कहा कि फिलहाल कोई भी एमएलए इंतखाबात नहीं चाहता है। सवाल यह है कि बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है तो वो कैसे सरकार बनाएगी और क्या कांग्रेस बीजेपी की हिमायत करेगी या फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़कर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। इन मौजूद पर बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब, बीजेपी के एमएलए कुलवंत राणा साहब और समाजी कारकुन फिरोज बख्श साहब जो कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। और नई दिल्ली से हमारे साथ ओबी वैन के जरिए बराह रास्त जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी। आप सभी का खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं खुली बहस। दिल्ली में हुकूमत साजी पर सियासी गलियारे में एक बार फिर कशमकश तेज है। एक तरफ बीजेपी जरूरी नंबर हासिल करने के लिए कोशा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सभी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या होगी दिल्ली में आने वाले दिनों की तस्वीर, किस तरह से सरकार साजी होगी और अगर सरकार बनेगी तो किस पार्टी की बनेगी। पेश एक रिपोर्ट। तकरीबन 7 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने जब वजीर आला की कुर्सी से इस्तीफा दिया था, उस वक्त सियासी माहिरीन को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में दिल्ली हुकूमत साजी पर इस कदर कशमकश होगी। हालिया दिनों में एलजी नजीब जंग ने सदर जमहूरिया को सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को मदऊ करने के लिए खत लिखा। नतीजतन आम आदमी पार्टी तिलमिला उठी। तो एलजी साहब अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इनवाइट किया जाए। तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सियासी माहिरीन ने भी एलजी के इस कदम को मुस्बत और करामत नहीं समझा। इसी दरमियान केजरीवाल ने एमएलएज की खरीदो फरोख्त पर दिल्ली बीजेपी लीडर्स के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी पेश कर सियासी पारे को और गर्म कर दिया। साथ ही दिल्ली एलजी और सदर जमहूरिया से मुलाकात कर बीजेपी को हुकूमत साजिश से रोकने की मुहिम तेज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 1 महीने की मोहलत देते हुए हिदायत दिया कि इसका कोई हल निकले, हुकूमत की तश्कील हो या फिर नए सिरे से इंतखाब कराए जाएं। एक तरफ एलजी और मरकजी हुकूमत सदर जमहूरिया के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी लीडर्स की गिरफ्तारी के लिए कोशा है। गेंद अब एलजी, सदर जमहूरिया और मरकजी हुकूमत के मुश्तरका पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासी तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि करिश्माई आदादोशुमार न बीजेपी के पास है न ही आम आदमी पार्टी के पास। आलमी समय के लिए दिल्ली से जब्बार खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी पार्टी दिल्ली में किसी के पास भी नंबर्स नहीं है, किसी के पास भी वो मैजिक नंबर नहीं है जिससे सरकार बनाई जा सके, ना भारतीय जनता पार्टी, ना आम आदमी पार्टी और ना कांग्रेस पार्टी। लेकिन पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस जद्दोजहद में है कि किसी तरह से सरकार बनाई जा सके। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कोशा है कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने। तीसरी तरफ एक जमात है कांग्रेस पार्टी जो हाशिए पे खड़ी है और मुस्कुराती हुई देख रही है कि देखें सरकार बनती है तो कैसे बनती है। हमारे साथ तीनों पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कुलवंत राणा के साथ जो बीजेपी के लीडर हैं, एमएलए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरे सूरत हाल हुई है, पूरी जो सिचुएशन है उसको कैसे देखते हैं और क्या वाकई जैसा सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी दिल्ली में तो बीजेपी की बनेगी। क्या कहते हैं आप कुलवंत साहब? देखिए, हम उपराज्यपाल महोदय के पास सरकार बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं ना, वो हम कह रहे हैं कि आप हमें हमारी सरकार बनवाइए। उपराज्यपाल महोदय के उनका अधिकार है, उनका विवेक के ऊपर है। वो हम सबसे बड़ा दल दिल्ली में, हम स्टार डे से हैं जी, इस विधानसभा 70 में, और हमको वो कहेंगे कि आप सरकार बनाओ तो उसके साथ साथ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा है अगर कोई हमें सहयोग करता है, नंबर पूरा होगा तो हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए सरकार बनाएंगे। और हमारे पास नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, ये नंबर के ऊपर है। अगर मैं कोई सहयोग ही नहीं करेगा, नंबर हमारे पास नहीं होगा
तो हम सरकार कैसे बना लेंगे? और सरकार बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अल्पमत की सरकारें बनती आई हैं, केंद्र में भी, राज्यों में भी। ठीक है। सरकार बनने का उद्देश्य क्या, मैं बता दूं आपको, हम जनहित के लिए काम करते हैं, जनहित की आवाज उठाते हैं। पार्टियां किस लिए बनी? विचारधाराओं के ऊपर पार्टियां बनी है, नए देश को, राज्यों को सेवा देने के लिए बनी है। वो काम उससे पूरा हुआ और बार बार चुनाव में जाना नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार बनना कोई बुरी बात नहीं, सरकार हम बनाएंगे, हमें अगर कोई साथ देगा तो किसके साथ की उम्मीद है आप? नहीं, देखिए अभी हम किस प्रकार का कोई सौपन बना करके तैयार नहीं है। नहीं तो आपके तो नहीं, उन्होंने, आप मीडिया के मित्र उनसे पूछते हैं जी, तो उन्हें इस प्रकार से जवाब दिया है। हमने कभी भी लिखित में कोई पत्र एलजी को दिया हो, एलजी को कहा हो कि आप हमें सरकार के लिए बुलाओ? आपने तो पत्र ये दिया है कि आपके पास नंबर्स नहीं है। नहीं, नंबर हमारे पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है नंबर हमारे पास नहीं है। और हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमने पहले भी प्रयास नहीं किया। और संजय भाई सुन रहे हैं, हमने केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, हमने तो उनको कभी उनका विरोध नहीं किया कि आप सरकार क्यों बना रहे हो। उन जबकि उन्होंने कस्में भी खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना कांग्रेस समर्थन लूंगा ना बीजेपी समर्थन लूंगा, फिर भी बनाई, हमने तो विरोध नहीं किया, हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। चलिए संजय सिंह के पास चलते हैं। संजय सिंह जी, आपने बात सुनी कुलवंत राणा की, इन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, अगर हमें कोई साथ देगा, इनके पास ये भी जानकारी शायद नहीं है या शेयर नहीं करना चाहते हैं कि कौन इनको साथ देगा। खुल के कोई इनको साथ देने को तैयार भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये सरकार कैसे बनाएंगे? आपको क्या लग रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी आपके एमएलए पे नजर लगाए बैठे, किसी तरह से उधर से 2-4 लोगों को तोड़ा जाए? देखिए, एक बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाने का कोई दावा अभी तक पेश नहीं किया है जी। उनके और एलजी के बीच में जो लेटर कम्युनिकेशन हुआ है, वो एकमात्र चिट्ठी गई है उनकी तरफ से, जब उनकी संख्या 32 थी। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जी ने लिख दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगा सरकार। शब्द इस्तेमाल किया है उसमें, शब्द की अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएगी। तो जब उनकी संख्या 32 थी तब उन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, हम अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे जी। अब जब संख्या घट के 29 हो गई तो कौन सा आसमानी फार्मूला है, किस फार्मूले के तहत वो दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे, यही तो हम जानना चाहते हैं। अगर हमारी तरफ से आप मानेंगे बात को जी, तो उनके पास फार्मूला है शेर सिंह डागर का जी, जो 4 करोड़ रुपए देकर, चेयरमैन का पद देकर, टिकट देकर, पैसे से खरीद फरोख्त करके या वंदना कुमारी के घर जाके उनको डरा धमका के जिस तरह से कोशिश की गई, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं। आपके पास नंबर हो, आप शौक से सरकार बनाइए, कौन आपको रोकने जा रहा है? देखिए, संजय सिंह ने एक बहुत स्पष्ट बात कही है कि अगर आपके पास नंबर है, कोई आपको समर्थन देता है, लेके सामने आइए, सरकार बनाइए। लेकिन ये जो 4 करोड़ वाला जो फॉर्मूला है, जो डागर साहब, जिसकी वजह से बेचारे शो कॉज नोटिस भी उनको सर्व हो गई है, कहीं ना कहीं बेचारे परेशान से दिख रहे हैं, अपनी बात को मानते हैं, पार्टी उनकी बात को नकारती है। ऐसी स्थिति जब हुई है, और जब नैतिकता की बात की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने, मेरी बात सुन लीजिए, नैतिकता की बात की थी कि नैतिक बल नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है हमको सरकार बनाने का 32 पे, तो आज तो और अनैतिक हो जाएगा जब 29 पे आप कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। नहीं, हमने, आपके अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। एक मिनट, हमने अभी तक कौन सी अनैतिक बात की है? जब डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, हमने अब कौन सा लिख के दिया उपराज्यपाल महोदय की आप हमारी सरकार बनवा दो? हम तो अभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहे। जो उपाध्यक्ष ने किया वो कितना नैतिक था? सुन ले मेरी बात एक बार आप। पहली बात तो अनैतिक इनका काम है, ये उनके घर पर वो एमएलए गया, किस लिए गया था वो एमएलए? बिकने गया था, मंडी है वहाँ। चलिए ये बात सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले, आप सही कह रहे हैं। सुन ले मेरी बात। घर पे क्यों गया? इनकी साजिश है कि जाओ बातचीत करो। अब कोई भी मेरे पास आएगा, बात करेगा कि वैसे मुझे मैं आता हूँ आपकी पार्टी में, मेरी मदद करिए, मैं विचारधारा से जुड़ना चाहता हूँ, तो अब क्या स्वरूप होगा उसका? पैसे की बात कोई वैसी नहीं हुई ना, वो पैसे देने वाला 4-4 करोड़ पे कौन देगा? कोई सेवा करती है पार्टी, मार्केटिंग नहीं करती, ब्रांड नहीं है, माल नहीं बेचती, सेवा करती है। एक बात सुन ले, कॉर्पोरेट हाउस नहीं है। दूसरी बात, कोई आदमी, इनकी साजिश है किस प्रकार स्ट्रिंग करके वातावरण बिगाड़ो। कोई स्ट्रिंग में क्या प्रूफ आया? पहले कहते 20 करोड़ रुपए कीमत थी इनके विधायकों की, आज 20 करोड़ से 4 करोड़ रुपए आ गई इनकी कीमत। इनका कोई स्टैंड है? चलिए, आप पार्टी का। संजय सिंह ये कह रहे हैं कुलवंत राणा साहब कि ये लोग, इनका एमएलए गया ही क्यों डागर साहब के घर पे? आप लोग लोगों को मछली फेंक करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 20 करोड़, दो बात कह रहे हैं जी, बोलिए। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी इस तरह के अनैतिक काम में विश्वास नहीं रखती जी। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़े हैं तब तो इनको जानकारी होनी चाहिए। अगर नए नए जुड़े हैं तब इनकी हो सकता है जानकारी ना हो, मैं सही कर दूं जी। इनकी पार्टी के ही कल्याण सिंह जी थे जिनके
सरकार बनवाने के लिए 100 मंत्री बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, गुंडे, माफिया, अपराधी सबको, और उसमें खेल खेल मंत्री बना दिया गया, कूद कूद मंत्री बना दिया गया। जी जी। येदियुरप्पा की सरकार बनवाने के लिए माइनिंग माफियाओं को मंत्री बना दिया गया। हिमाचल में सरकार बनाने के लिए सुखराम को मंत्री बना दिया गया। इनके यहां दिलीप सिंह जुदेव थे, इनके यहां स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी थे। सारे देश ने इनकी नैतिकता को देख लिया है। भ्रष्टाचार के तरीके जितने हो सकते हैं राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी ने उन तरीकों को अपना के जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई है। ये इनका इतिहास रहा है। हम दिल्ली में वो चलने नहीं देंगे, हम उसका विरोध करेंगे, हम आपका असली चेहरा देश के सामने लाएंगे। लेकिन संजय सिंह जी एक बात बताइए कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता है। दिखा संजय सिंह जी, जिस तरह की राजनीति आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स आप करना चाह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं इस कारण से आप लोग पूरे तौर पे आइसोलेशन में चले गए हैं? वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने आपको हिमायत दी थी और समर्थन देकर सरकार बनाया था, वो भी आपसे किनारा कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अपने काम करने के तरीके से जो आज का भारत का परिवेश है राजनीतिक, उसमें कहीं ना कहीं आप पूरे तौर पर फिट नहीं हो रहे हैं। देखिए फैजल भाई, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं जी। चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि दिल्ली से हम भाग गए, दिल्ली से हम भाग गए, हमने गलती की। चलिए इस पे हम बहस नहीं करते, हम मान लेते हैं हाँ हमसे गलती हुई। लेकिन लोकतंत्र में तरीका क्या है? कांग्रेस से गलती हुई, जनता ने उनको नकार दिया, 284 सीट भाजपा को दे दी। जी। दिल्ली में हमको नकार दिया, 7 की 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। जी। हमसे गलती हुई, हम मालिक के पास चलते हैं, ये भी मालिक के पास चले, जनता ही तो मालिक है देश की। चलिए वो तय कर देगी। चलिए, हमसे गलती हुई है तो हमको इनसे गलती हुई है ये मान रहे हैं, लेकिन जनता के पास चलने को तैयार है। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के लीडर, मुझे ये लग रहा है जी कि इनको इस बात का डर है कि इनसे भी गलती हो गई। निहाल चंद के मसले पर, शेर सिंह डागर के मसले पर, महंगाई के मसले पर, काला धन के मसले पर, इनसे जो तमाम गलतियां हुई और जिसका खामियाजा इनको उपचुनाव में भुगतना पड़ा, उसके डर के कारण ये चुनाव में जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम जाएंगे कुलवंत राणा जी के पास, लेकिन उससे पहले चलते हैं, मालिक को तय करने दीजिए ना। कांग्रेस के जो लीडर हैं मीम अफजल साहब, वो यहाँ बैठे हैं। मीम अफजल साहब, आपने बात सुनी कुलवंत राणा जी की और आपने बात सुनी संजय सिंह जी की। एक चीज ये बताइए, जो पार्टी कल तक आम आदमी पार्टी को हिमायत देकर के सरकार बना रही थी, बनाया आपने, 49 दिन की इनकी सरकार चली, आज ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं? इस हद तक नहीं बनने देना चाहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो बन जाए। कहीं आपकी इस रवैये से हो सकता है दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाए। आपके अपने विधायक आप लोगों के खिलाफ हैं। समझता हूं पिछले 3 दिन से जी ये प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है और आप भी इसका शिकार मालूम होते हैं जी कि हम भी चाहते हैं कि सरकार बन जाए बीजेपी की। आप जानते हैं कि बीजेपी का कांग्रेस का एक आइडियोलॉजिकल 36 का आंकड़ा है। हम दोनों कहीं भी खड़े हुए होंगे तो अपोजिशन में खड़े होंगे, कभी भी साथ नहीं खड़े हो सकते। नदी के 2 किनारे हैं, ना खुफिया तौर पर और ना जाहिरी। चलिए बहस लंबी हो जाएगी। मैं आगे आ रहा हूँ जी। आपने अभी जो बात कही, मेरा ख्याल है अभी जो मैं जिक्र सुन रहा था जिस तरह से, ये बात बिल्कुल तय है कि चिट्ठी लिखी गई बीजेपी की तरफ से कि हम अनैतिकता के आधार पर हर्षवर्धन जी ने चिट्ठी लिखी थी। ठीक है जी। और आज जो वाकया हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए कि आज 4था दिन है जी जो इनके एक उपाध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वो फरमा रहे हैं हमारे भाई के, उसमें उन्होंने कहीं 4 करोड़ का जिक्र नहीं किया। उसमें यहां तक भी है जी कि भाई उन्होंने 5 की बात शुरू कर दी थी, तो उन्होंने कहा नहीं पहले तो 4 की बात हुई थी जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 करोड़ का जिक्र नहीं किया, उसमें जिक्र। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लालच दी जा रही है? बिल्कुल लालच की बात हो रही, दी नहीं जा रही है, दिया गया है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है, कुलवंत राणा कह रहे हैं कि संजय भाई को तो नहीं दिया है। नहीं संजय भाई को तो हमारा कहना ये है, देखिए आम आदमी पार्टी बनी है इस तरह, इसीलिए बनी है आम आदमी पार्टी फैजल साहब की राजनीति को जो धंधा बना दिया गया है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, उसको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। वरना तो 300 आपके पास आएंगे मीम अफजल साहब कुछ कह रहे हैं जी। ये पैसे दे दो ले लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी किस्सा शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस खौफ में मुब्तला हो गई है कि जो मोदी जी ने जिस तरह के वादे किए थे
वो वादे 100 दिन के बाद उस अंदाज से पूरे नहीं हुए जी। और वो दिशा नजर नहीं आई जिस दिशा की तरफ वो जाने की बात कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं 100 दिन के अंदर कोई कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन दिशा जरूर दिखाई देती है और उस पर हम बहस नहीं करेंगे यहाँ पर। जी। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिजल्ट आया इन वादों को पूरा नहीं कर पाए, चुनाव से भाग आपने रहे हैं। सवाल ये पूछा कि हम अब सरकार क्यों नहीं बनवा रहे हैं। हमने एक मौका दिया था आप पार्टी को, जाहिर है आप पार्टी हमारे खिलाफ भी लड़ी, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ी, उसके बावजूद हमने उस वक्त ये महसूस किया कि लोगों ने जो कुछ भी इस वक्त वोट किया है उसमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ठीक है। हमने ये उस वक्त गौर किया जब हमारे पास चिट्ठी आई आप पार्टी की और 18 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने सपोर्ट मांगी, हमें भी भेजी थी और बीजेपी को भी भेजी थी। हमने कहा कि हम 18 पॉइंट पर सपोर्ट करेंगे, उसमें से सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के डिस्प्यूट था, हमारा डिस्प्यूट था और वो आपके सारे चैनल ने कहा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं और उसी पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी। इस्तीफा देने के बाद हमारा ये व्यू है कि अब चुनाव में जाना चाहिए। हमारा सीधा सा मानना यह है कि ना तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में कोई इंटरेस्ट हमारा है। अब आप पूछेंगे शीला जी ने आज कोई बयान दे दिया, शायद आपने उसका जिक्र नहीं किया। जी। शीला जी गवर्नर बनने के बाद गैर सियासी हो गई, वो अभी सियासतदान नहीं है आज की तारीख में। तो अब तो फिर से आपसे ये हो गया कि गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। सुनिए, जब वो वापस आई अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तई उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है कि वो दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं। उनसे आज जो पूछा गया, मैं देख रहा था टेलीविजन पर, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है नंबर है तो बन जाए, तो नंबर तो है नहीं। उसी को आज प्रोपेगेट किया जा रहा है कि शीला जी ने कह दिया बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। चलिए, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। दूसरी बात ये, मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है, आप पार्टी के पास नंबर नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए चुनाव में जाना ही चाहिए। चुनाव में जाना ही चाहिए। लेकिन ये बताइए, आपके जो विधायक जीत के आए हैं, आपके एमएलए 8 जीत करके आए हैं मीम अफजल साहब, और ये पूरी दिल्ली में सबको पता है कि वो 8 में से कम 6 ऐसे हैं जो बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से भी हुई, सारी दुनिया ने देखा, टीवी चैनल्स पे चला। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जाने में उनको कोई एतराज नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन। फैसल साहब, पहली बात तो मैं कहूं, आप हमारे आपको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको जी 6 की बात कही आपने। मैं कहता हूं 8 भी सोच सकते हैं कि चुनाव नहीं हो। ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, चुनाव लड़के आए हैं, बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने, ये कब चाहेंगे कि चुनाव हो। लेकिन परिस्थितियां जब होती हैं तो इनकी पार्टी जो फैसला करेगी वो इन्हें कबूल होगा या बोलेंगे मैं अकेला चाहता हूं चुनाव। मीम अफजल साहब का कहना यह है, आज की कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यह है कि किसी भी हाल में वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी और इलेक्शन ही एक अलग सॉल्यूशन है। दिल्ली का जो अभी इम्पास है, जो डेडलॉक है, उसको खत्म करने का। यहां वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। तेरा मुल्क बढ़ रहा है, बढ़ा कदम हो, बढ़ा कदम। ये तेरा ही ताउन है जो दुनिया में नाम है। ये मुल्क तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है। तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन, बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना इनकम टैक्स देकर। अपना पेशगी टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। कान में उन लोगों की चीखें गूंज रही हैं जो मेरे भरोसे यहाँ आए और मैं उन्हें बचा नहीं पाई। ये लड़ाई सबसे ज्यादा मेरी है। There is no choice but to fight. हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान,
समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि वो किसी को भी समर्थन नहीं देगी, किसी को हिमायत नहीं देगी, और उनका अपना मौकफ है कि सारी पार्टियों के पास चूंकि अक्सरियत नहीं है, इसलिए इलेक्शन ही एक हल है इसका। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी में रह चुके फिरोज बख्श साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को करीब से देखा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह का दावा कर रही है, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जब आई तो सारे लोगों को, खास करके हिंदुस्तान के नौजवान तबके को और जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उनको ये एक ख्वाहिश थी और एक उनका एक सपना था कि शायद राजनीति में कुछ स्वच्छता, कुछ सुधार होगा। आपने इस पार्टी को देखा है, आज पार्टी सरकार बनाने से दूर हो गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए फैसल साहब, मैं आपकी इस बात से शुरू करूंगा। आपने बीच में कहीं अपने कमेंट में कहा था कि आम आदमी पार्टी आज आइसोलेशन में चली गई है। शुरुआत इनकी बड़ी अच्छी थी, विद द बिग बैंग दे स्टार्टेड, और हम जैसे लोग भी जुड़ गए, बहुत से लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन आज की तारीख में लाखों लोग इससे अलग भी हो गए। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए क्या है कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, ठीक है, क्रेडिबिलिटी इनकी जाती रही, ठीक है, की बड़ी बात होती है। क्या हुआ है ट्रस्ट डेफिसिट में? देखिए ट्रस्ट डेफिसिट में ये हुआ है कि इन्होंने आवाम को बहुत ज्यादा उम्मीद दे दी कि हम करप्शन हटाएंगे, हम साफ सुथरा गवर्नेंस देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लाखों वायदे जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। लोगों की उम्मीदों को इन्होंने पहाड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया, और जब डिलीवर करने की बात आई, जब इनको गवर्नेंस मिल गया, इनको सत्ता मिल गई, सरकार मिल गई, तो उन्होंने सरकार को इस तरह से ठोकर मार दी फैसल साहब, जैसे कोई खाने की जो थाली होती है उस पर आदमी ठोकर मार दे। ये खुदा की नाशुक्री थी। बहुत बड़ा इनको मौका मिला था, लेकिन टीवी चैनल्स पे जब केजरीवाल साहब ने देखा कि मेरी तस्वीर राहुल गांधी और क्या नाम मोदी साहब के साथ आ रही है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, तो दिल्ली, आप देखिए, आप बॉम्बे से आप एक सबक लीजिए इनका, क्या नाम, राज ठाकरे का। 20 साल से वो एक ही पार्टी में, उनसे लोग कहते हैं ऑल ओवर इंडिया जाओ, नहीं गए वो, वहां से सबक लेना चाहिए। वो कहते हैं बंबई सही नहीं कर पाया, मैं महाराष्ट्र ही नहीं कर पाया, तो मैं आगे क्या जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को ये महत्वाकांक्षा हो गई, उनकी उम्मीदें ये जाग पड़ी, कल मैं वजीर आजम बन सकता हूं। कोई बुरी बात नहीं है, आदमी को ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन कम से कम वो अपनी जड़ें तो देखें। जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बिल्कुल उनकी खराब है। लेकिन आप जल की बात कर रहे हैं फिरोज साहब, तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि जब इनका आंदोलन चला, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धरने पे बैठे थे, तो कितना बड़ा समर्थन इनको था, कितने बड़े लोगों का साथ बिल्कुल। तो जड़ तो इनकी मजबूत थी, एक नए भारत के निर्माण को लेके आए। मैं वही कह रहा हूँ, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी बात फिर दोहराऊंगा। आप ये आइसोलेशन में चले गए हैं, इनको जो भी मिलना था पब्लिक ने दे दिया, आंख बंद करके दे दिया। शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि नई नवेली पार्टी साल 6 महीने पुरानी हो और वो उसको पूरी सत्ता मिल गई हो। कांग्रेस ने भी उसका साथ दे दिया, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, इन्होंने पब्लिक को धोखा दिया। अब ये टोटल कट चुके हैं। अब ये देख रहे हैं कि अब हम हिंदुस्तान में तो हराने का सवाल ही नहीं था, अब दिल्ली में ये हाथ पांव मार रहे हैं
रहे हैं, किसी तरह से हम आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि पब्लिक इनका गेम समझ चुकी है और इनका गेम यही था कि हम अच्छी तरह से पब्लिक का जो है विश्वास जो है गेन करें, पैसा जमा करें, खूब पब्लिक को बेवकूफ बनाए, गवर्नेंस वगैरह कुछ नहीं देना और ये मजाहिरे करने और कुछ नहीं करना है इन्होंने। चलिए संजय सिंह जी, आपके ने बात सुनी, यहाँ पे फिरोज बख्श साहब बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वादे जरूर किए लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया, आप लोगों का एक ही मकसद है किसी तरह सत्ता को हासिल करना और झूठी बातें करते हैं, इसीलिए लोग आपसे टूट रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है, ये आपकी पार्टी में रह चुके हैं और ये इस तरह की बात कह रहे हैं, तो इसका मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है संजय सिंह जी। बहुत करीब से देखा है मैंने और ये दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत करीब से आपकी पार्टी देखी है। जी, पहली चीज तो फिरोज अहमद बख्श साहब का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए उनकी किसी भी बात को सिरे से खारिज करना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन कभी कभी गुस्से में आदमी को सच्चाइयों से हट के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चे आदमी, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं। अच्छा, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये पार्टी बनी है, ये कह रहे हैं, इनका दावा है आपकी तरफ से आएगा। फिरोज अहमद बख्श साहब वो थोड़ा शोभनीय नहीं है, इसलिए आप सारी सच्चाई को जानते हैं तो कम से कम इतना जानते होंगे कि इस पार्टी का निर्माण हुआ है देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इस देश के अंदर जन लोकपाल जैसा सशक्त कानून बनाने के लिए, और दिल्ली के अंदर जो हमने सत्ता छोड़ी, गलती के बावजूद मैं ये मानता हूं, गलती के बावजूद मैं ये मानता हूं कि वो सत्ता छोड़ी गई जन लोकपाल कानून के मसले पर भावुकता में। हमसे ये गलती जरूरी है कि हमने जनता से आदेश नहीं लिया, हमने फिर से जनता से नहीं पूछा, इसको हम बार बार मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर गलती संजय भाई एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपने पैसे की बात की है ना, हमको सजा देगी जनता। लेकिन संजय भाई ये पार्टी बनी है इस देश को भ्रष्टाचार से। चलिए सुनिए एक सेकंड संजय भाई, एक सेकंड। कुलवंत राणा ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं। संजय सिंह जी, कुलवंत राणा कह रहे हैं मैं पैसे के मामले में एक बात पूछना चाहता हूं फैसल भाई। संजय भाई एक बात का जवाब दीजिए, आप लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, ठीक है, आपने रसीद बनाई, 10 रुपए भी जमा किए, बाहर से डॉलर भी जमा किया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर से, इंग्लैंड और कनाडा, कहां का पैसा बहुत आया, कहीं उसका कुछ हिसाब है, क्या खर्च किया, क्या किया? मेरे ख्याल से जितने आपके लोग थे, जो आपकी टोली है 5-6 लोगों की, उनसे पूछिए कि वो किस तरह से रह रहे हैं, किन सुविधाओं में वो रह रहे हैं। यही बात कुलवंत जी भी कह रहे हैं कि पूरे तौर पे पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे आए हैं, पैसे का कोई हिसाब नहीं है। क्या कहिएगा संजय जी, आप सीनियर लीडर हैं आपके। फैसल साहब, मैं आपके चैनल पे 1 महीने पहले बैठा था जी, और तब मैंने कुलवंत राणा जी से एक निवेदन किया था, हाथ जोड़ के आपसे फिर कर रहा हूं जी, कि कृपा करके, इनकी सरकार है देश में, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से हमारे चंदों की जांच कराएं, और अगर 1 रुपए की भी इसमें कहीं कोई गलती और कमी मिलती है तो कानून के मुताबिक जो सजा बनती है उसकी दोगुनी सजा हमें नहीं करवाते जांच। लेकिन तो संजय सिंह कह रहे हैं जांच करवाइए, भ्रम फैलाने का ये काम ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर हम ऐसा करते हैं, ये दो पक्ष सही है। अभी आपकी सुन ली, मेरी सुन ली, हम इनकी जांच कराएंगे, जांच कराएंगे तो भैया राजनीति करेंगे, हमको सत्ता में आने के बाद छेड़ रहे हैं, दूसरा पहलू वो होगा। एक बात और सुन लें आप लोगों ने बोलने मेरी बात तो सुन लें, इनकी बात मेरी बात सुनिए। 1 मिनट, मैं जब बोल रहा था तो जब ये बोले मैं पीछे नहीं बोल रहा। संजय सिंह जी, संजय सिंह ने आपने अपनी बात कह ली, कुलवंत राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कुलवंत राणा कुछ कह रहे हैं। जब मैं संजय जी बोल रहे उन्होंने बीच में नहीं बोला। संजय जी आप सुनिए, भाई है मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलने के साथ साथ सुनने की आदत भी डाल लें। दूसरी बात, अभी उससे पहले इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी लोग हैं इनकी पार्टी में जी, कुछ लोगों के नाम भी लिए। मेरे सामने चुनाव डार, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नया नहीं उस पार्टी में, 25 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, 4 चुनाव लड़ चुका हूं संजय जी, 4था चुनाव लड़ा था मैं। और आपके पार्टी का आदमी जो हमारी पार्टी में था, निकम्मा था, हमारी पार्टी से निकाल दिया, उस पार्टी के ऐसे लोगों इन्होंने अपनाया। इनकी पार्टी में ऐसे चेहरे, सुन लो, ऐसे चेहरे हैं जो पेंशन की दलाली करते हैं, आरटीआई लगा के लोगों के मकान गिरवाते हैं, और उसके अलावा ऐसे नैतिक कार्य करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम मैं बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। सुन लो मेरी बात, और एक भी सुन ले, ये तो भी नई नई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, अटल जी साहब, सुन लो, अटल जी साहब, अडवाणी साहब, सुन लो मेरी बात, मोदी साहब, और देश को दिया हमने। इनकी बुनियाद जो है वो असंतुष्ट लोगों के पर खड़ी है। चलिए, हमारी पार्टी विचारधारा पे खड़ी है, मेरी बात सुनने बार, हमारी पार्टी विचारधारा पे खड़ी है,
और हमारे नेताओं ने देश की सेवा की है, उसका प्रमाण आपके सामने। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं, उसका प्रमाण आपके सामने। एक मिनट, आप 25 साल का राजनीतिक करियर है आपके साथ। संजय भाई, बात मेरे ख्याल से आप दोनों की पूरी हो गई। आप चलिए प्रधानमंत्री जी के पास, हम आपकी तरफ से चलेंगे कि हमारे पार्टी के चंदे की जांच करा लीजिए। कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। छोटा सा सवाल है सलमान भाई, फिर आप धरना दोगे कि मोदी जी हमारे क्या फर्क पड़ता है? अगर जांच करवाइए, हम आपकी जांच करवाएंगे। एक छोटा सा सवाल है संजय भाई, फोर्ड फाउंडेशन की जांच कराएंगे। संजय भाई, फोर्ड फाउंडेशन की जांच होगी। संजय भाई, फोर्ड फाउंडेशन की जांच कराएंगे। एक छोटा सा सवाल है संजय भाई, लड़ाना बंद करो। संजय भाई सुनिए, जिहाद के नाम पे दंगे फसाद कराना। संजय भाई, एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों ने अपनी बात कह ली। मीम अफजल साहब से मेरा सवाल है, बस जवाब दे दीजिए। अब तक आपकी पार्टी ने संजय सिंह जी, आपने बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। मीम अफजल साहब बहुत देर से बैठे हैं और सारे लोगों की बातों को बहुत मजे से मुस्कुरा के सुन रहे हैं। एक सवाल अफजल साहब से मेरा एक सवाल है, एक सवाल पूछूंगा मैं आपके पास बाद में आता हूं। बस एक सवाल ये पूछना था, इनकी पार्टी ने अब तक कितना पैसा जमा किया है? क्या संजय भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, रहेंगे, ये बता सकते हैं कितना पैसा अब तक जमा किया? चलिए इसका क्विकली आप जवाब दे दीजिए, कितना पैसा जमा किया, उसका अकाउंट है आपके पास? जो भी फिरोज अहमद बख्श साहब, आप पार्टी में रहे हैं, 20 करोड़ रुपए दिल्ली के चुनाव का जो चंदा इकट्ठा हुआ, उस दिन के बाद से हम लोगों ने चंदा लेना बंद किया। जब चंदा शुरू किया लेना, फिर उसको घोषित किया। एक एक पैसे का हिसाब है। डॉलर्स वगैरह में एक एक पैसे का हिसाब है। रुपए का हिसाब लीजिए। आप सुन रहे हैं बात, देश में एनआरआई संजय जो है, जो आपसे एनआरआई चंदा देने के अधिकारी है। संजय जी, आपने अपनी बात कह ली। त्रासदी होती है तब भी वो चंदा देते हैं। जम्मू कश्मीर की त्रासदी होती है तब भी वो चंदा देते हैं। संजय जी, आपकी बात सुन ली। कांग्रेस बीजेपी को भी चंदा देते हैं। झूठी बात प्रचारित नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। मीम अफजल साहब बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह का एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी लोग कर रहे हैं। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका दावा यह है कि उनके यहाँ भी भ्रष्टाचार कम है। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि इन सारी चीजों से ऊपर उठकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि किसी तरह से जो इनकी पिटीशन थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की जाए। यानी ये कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये मान रहा है कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन है कि कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन यही है कि दिल्ली में पहले सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार तब तक नहीं बन सकती है जब तक आप किसी पाले में ना जाए। आपकी पार्टी, आपने कहा कि बीजेपी से आप अपोज्ड हैं, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मैच करती है, आप लोग बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पार्टियां हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ आइडियोलॉजी का आपका कोई इश्यू नहीं है। आप इनके साथ हिमायत दे चुके हैं और जिस तरह का आपके एमएलए का प्रेशर है, मुझे जानकारी है कि सारे एमएलए चाहते हैं कि पार्टी सरकार बनाए और कोई, आपने खुद भी इस बात को माना है, कोई भी नहीं चाह रहा है कि इलेक्शन में जाए। तो क्यों नहीं कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस की हाई कमांड पे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पे ये प्रेशर बनाते हैं कि किसी तरह से अभी एक सरकार बनाई जाए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपने पूछा कि हम क्यों दोबारा बनाने के लिए करें। पहले क्या इनकी मुखालफत का मुद्दा क्या है? पहले उन्होंने कहा क्या था शुरू में जी? आप पार्टी ने हमको एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने भी कहा था कि हमको ना कांग्रेस की सरकार चाहिए, कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए ना बीजेपी की, ना हम सपोर्ट लेंगे ना सपोर्ट देंगे। लेकिन एक चिट्ठी उन्होंने जरूर लिखी थी कि हमारे मुद्दे हैं और आपने सपोर्ट दिया, ठीक, और हमने बगैर उनके कहे सपोर्ट दिया था। उसके बाद जिस तरह सरकार टूटी, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई हम खेल नहीं कर रहे हैं आवाम के साथ कि आज बनाई कल तोड़ दी, फिर आज बना लो फिर कल तोड़ दो। क्या इस बात की गारंटी है कि जो लोकायुक्त, कोर्ट के ऑर्डर का तो एहतराम करना चाहिए। कोर्ट ये चाह रही है सरकार बन जाए। कोर्ट ने हमको तो कोई ऑर्डर नहीं किया कि आप सरकार, ऑब्जर्वेशन तो दिया है, ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं दिया है, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर सरकार बन सकती हो तो सरकार बने, नहीं तो चुनाव हो। दोनों बातें कही हैं। तो अगर सरकार नहीं बन सकती है तो चुनाव हो, ये भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो बाउंड नहीं है। आप कहते हैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है कि चुनाव हो। हाँ। लेकिन कुलवंत राणा जी, ये पूरी बात ये समझ में आ रही है, जिस तरह से मीम अफजल साहब भी कह रहे हैं कि हम लोगों को भी चुनाव में जाने में कोई हर्ज नहीं है, चुनाव में जाएंगे चाहे जो हो। हमारी कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे ही बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा था कुछ हो जाए हमको, हम इलेक्शन में जाने में कोई परहेज नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे उसकी लीडरशिप ये कह रही है कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। एक आदमी भी आपकी पार्टी से ये नहीं कह रहा है कि चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, चुनाव में चले। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष
कहते रहे, हम हर तरीके से तैयार। हार का डर है क्या? नहीं, कोई हार, सुनो, हमें निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में आएंगे। मोदी जी की नीतियां देश में सबको पता है, उनकी दिशा सबको पता है, उनके निर्णय सबको पता है, किस प्रकार के निर्णय देश में आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम आज कह रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं पार्टी का एज ए वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट, मैं कह रहा हूं हम चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। रही बात इस बात की, अगर किसी प्रकार से हम ना आप पार्टी को तोड़ रहे, ना हम कांग्रेस को तोड़ रहे, और कोई आकर के कहे इनको चंदे दिए डॉलर्स में, इनको मांगने नहीं गए, तो कह रहे ना अपने आप आया चंदा, अगर कोई सपोर्ट करेगा बढ़ाएंगे, नहीं तो चुनाव में जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार। रही बात इस बात की, संजय भाई ने कहा था कि हमने सुखराम को लिया जी, अरे आप तो कांग्रेस की सरकार सपोर्ट ले लिया, कांग्रेस तो स्वयं में भ्रष्टाचार का महासमुद्र है। ऐसे क्या लगाऊं उसके ऊपर? कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का महासमुद्र है। आपने उससे हाथ मिला लिया सत्ता के लिए संजय भाई, उसके साथ हाथ मिला लिया, उसकी सपोर्ट से सरकार बनाई। इससे बड़ा कोई आपके ऊपर आरोप हो सकता है? सरकार के लिए आपने खाली जी कांग्रेस की सपोर्ट ले ली और माँ बच्चों की कसम खाने के बाद ले ली। चलिए, और आप आरोप लगाएंगे करप्शन का, आप हवाला दे रहे हैं करप्शन, आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इनकी बात का जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए, आप मीम अफजल साहब से पूछने से पहले मुझसे सुन लीजिए। चलिए बोलिए। पहली बात तो ये जी, पूरे देश के अंदर घूम घूम के अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके सारे वरिष्ठ नेता, सारे कार्यकर्ता 1 लाख बार कसम खा चुके हैं, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जी। तो पूरे देश की जनता को धोखा दिया, आप बना लो। सबसे धोखेबाज पार्टी के रूप में आप स्थापित हो चुके हो पूरे देश के अंदर। इस चक्कर में मत पड़ो किसने क्या कसम खाई जी। दूसरी बात, कसम की आपने कहा नहीं, ये कह रहे हैं आपने ही बहुत कसम खाई है, आपने मंत्री का एजेंडा छोड़ दिया। लोगों का नारा था, कांग्रेस को भी हमारे नेता ने कसम नहीं खाई, कांग्रेस और हमारे नेता किसी ने कसम नहीं खाई। इनकी आदत है झूठ बोलना, बरगलाना और अपनी बात का पक्ष का सुनो, अपना पक्ष ऊपर रखना। ये सरकार बने के लिए तैयार नहीं थे कभी। वैसे इस वक्त मैं बात पूरी करूंगा, मेरी बात पूरी हो गई। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया केंद्र में, जब पूरे लोग स्वदेश में हार गए, उसके बाद एलजी के पास ये लोग सरकार बनाने के लिए गए, कांग्रेस से इन्होंने बात की, कांग्रेस के एमएलए से बात की कि हमें सपोर्ट करो। इनका 2 मुंह चेहरा है, ये सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस सपोर्ट को तैयार नहीं है, कांग्रेस ने मना कर दिया। ये तो दोबारा सरकार बनाने का प्रयास किया। केजरीवाल ने क्या बोला कि मेरे से गलती हो गई, इस बार एक और सपोर्ट कर दो, मैं कुछ भी कर दो, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग जाएंगे तो मैं सरकार नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे सरकार नहीं छोड़ूंगा। ब्रेक के बाद सरकार नहीं छोड़ूंगा। संजय सिंह से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। आजकल बड़ा ये चर्चा है कि शायद कुमार विश्वास पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ और एमएलए छोड़ रहे हैं, और उसके बाद मीम अफजल साहब से जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी में भी क्या टूट के आसार हैं। लेते हैं एक ब्रेक। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केसर की बारिशें डूब चली रंग में, इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। This is everything that I have in this world. अगर ये होटल बंद हो गया तो I'm finished. मैंने आपसे पहले भी कहा था, कुछ कर पाना आपके बस में है ही नहीं। Just shut this hotel down. प्रॉब्लम से भागना is not the solution. You have to learn to fight. अब दोनों में से सिर्फ एक बचेगा, तुम या मैं। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह की दिल्ली में सियासी हालात चल रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी कहना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम किसी भी तरह से जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उनके एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो पूरे तौर पर इलेक्शन में जाने को तैयार है। हालात बिल्कुल अनक्लियर हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। हम चलते हैं सीधे संजय सिंह के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं। कल शुएब इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एमएलए हैं, और उन्होंने कहा था कि आपकी पार्टी में अंदरूनी टूट फूट होने के आसार हैं और कुमार विश्वास साहब बहुत जल्द आम आदमी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। क्या कहिएगा आप? नहीं, अब ये उन्होंने किस खुफिया जानकारी के आधार पर बात कही है मुझे जानकारी नहीं है। वो तो शुएब इकबाल साहब बता सकते हैं कि वो पार्टी कुमार विश्वास छोड़ सकते हैं या रहेंगे, इसकी जानकारी उनको कहां से मिली। लेकिन कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में शुरू से जुड़े हैं, आंदोलन में शुरू से जुड़े हैं, हम लोगों के एक निष्ठावान और समर्पित साथी हैं और आज भी वो पार्टी में है। एक दूसरी बात ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि कुछ एमएलए आपके रिजाइन करेंगे? जैसी कि चर्चा है कि हो सकता है 4-6 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी रिजाइन करवा दे, हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सरकार उनकी फ्लोर पे जीत जाएगी और उन लोगों को फिर अपनी पार्टी का टिकट देके जितवाया जा सकेगा। क्या ऐसी उम्मीद आपको लग रही है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है? फैजल भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस प्रकार के खेल करने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत सारी टीम बनाई है, जिसमें एक खुलासा आपके सामने किया है जी। इनको प्रयास करने दीजिए और अपनी कोशिश करने दीजिए। इनका और सच और घिनौना खेल और जो कुछ भी हथकंडेबाजी है वो आपके सामने समय समय पे हम देते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हैं जिसकी बात एक मीडिया में है कि आप लोगों के पास और भी सीरीज हैं। भी विधायक, एक टिप्पणी करूं ना, फैसल विधायक आम आदमी पार्टी का फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सलाम करते हैं दिनेश मोहनिया की ईमानदारी को, हम सलाम करते हैं अपनी बात फिरोज अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई, मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं तीनों भाइयों को सुन रहा हूं, तीनों पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों लोग जो है पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। इस वक्त अगर इलेक्शन होता है दिल्ली में तो मैं समझता हूं किसी के हक में नहीं है, स्पेशली पब्लिक के हक में नहीं है। चाहे वो सरकार बनाए बीजेपी किसी भी तरह से, चाहे वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बनाए, पब्लिक ये चाहती है अब जो सरकार आए जैसे भी आए, अगर बगैर उसके आती है इलेक्शन हम नहीं चाहते, 200-300 करोड़ खर्चा होगा, ईमानदारी से काम करे, कोई भी सरकार आए, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक दोबारा इलेक्शन नहीं चाहती। और ये दोनों पार्टियां खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। बीजेपी का कुछ क्लियर है ही नहीं, कैसे सरकार बनाएगी, खुद अपने आप में कंफ्यूज है। थोड़ा सा चेंज करते हुए ये कहा है कि दो पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं और वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्या कहिएगा? कि सबसे पहले तो मैं बख्श साहब को ही थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप पहले कह रहे थे तीनों पार्टियां बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने रिएक्ट किया बहुत सख्ती के साथ, तो आप 2 पर उतर आए। अब आप रिएक्ट करेंगे तो इसको इनको भी कह दिया कि कुछ नहीं पता। नहीं, आपने पहले जो कहा था उससे तो आप फिर गए ना, फिर आपने सोचा कि और ये आपने सोचा कि पहले बात सुने, अब आप मेरी बात सुने। जी सुनाइए, बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक दिल्ली में सरकार बनाने का ताल्लुक है, इसके बारे में हमारा बिल्कुल स्पष्ट रवैया ये है कि हम चाहते हैं चुनाव हो। अब इन्होंने कहा 200-300 करोड़
खर्च तो बहुत हुए, हजारों करोड़ रुपया पिछले इलेक्शन में खर्च हुआ, किसी ने रोक लिया क्या? कहां से आया पैसा? लोग सवाल पूछते रहे, जवाब मिला क्या किसी से? करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो सवाल यह है, डेमोक्रेसी जो है वो इस बात की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि इसमें पैसे ज्यादा खर्च होंगे इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक दीजिए आप। नंबर 1। दूसरी बात यह कि मैं बिल्कुल सफाई के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अभी मैं कई दिनों से इस बहस में जाता हूं जी। मुझे अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने वो बात नहीं कही जो ये इनके एमएलए कह रहे हैं। बातचीत से बिल्कुल साधारण बात कह रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल आदमी मुझे मालूम हुए। इन्होंने कहा कि हम पर नंबर होगा तो हम बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इनके नेता ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इनके नेता कह रहे हैं हम बनाएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं हम बनाएंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में जितना डैमेज हुआ है वो अगले 4 महीने में शायद ना होता। जो इन्होंने रवैया अख्तियार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए किया है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसका वो इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं, इसलिए नहीं कि यहां पर ये बैठे हैं या बैठे हैं। ये जो डैमेज हुआ, डैमेज जो हुआ है, इसका फायदा किसको होगा? देखिए, इसका फायदा तो आवाम बताएंगे। इसका फायदा जो आवाम बताएंगे होगा आम आदमी पार्टी, किसी को भी हो। मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जिस नैतिकता की बात इनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कर रहे थे, मैं समझता हूं उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता से और अपनी पार्टी से जरा सा भी प्यार हो तो इस खेल को बंद कर दें। अगर वो ये खेल खेलेंगे तो इससे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचेगा अवामी तौर पर। और अभी तक जितने इनको उम्मीद है कि हम, ये तो बात बिल्कुल तय है कि खौफजदा है, फिर भी मैं ये नहीं मान रहा हूं कि बीजेपी जो है कहीं पीछे चली गई है, बहुत पीछे, मैं नहीं मान रहा हूं ये। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर इन्होंने ऐसी कोशिश की तो मैं ये जानता हूं और मेरा तजुर्बा है और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। लोग इनसे बड़ी तवक्कात रखते हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। और इन्होंने जब 32 एमएलए पर ये कहा था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो 29 पे कैसे बना सकते? नहीं, जब ये कहा था तो इनका इमेज कहीं और चला गया था। मोदी जी को उसका फायदा मिला है और आज ये 29 पे बोले कि सरकार बन सकती है, हम देखेंगे, तलाश करेंगे और 4 करोड़ की सीडी पकड़ी जाए तो फिर आप समझ लें कि वो इमेज उतनी तेजी से नीचे भी जा सकता है जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सरासर नुकसान का सौदा है। ये करें ऐसा काम, संजय साहब को भी मैं कहूंगा इनको करने दो, तोड़ने दो और दिल्ली के अवाम इसका फैसला तो आप बना लीजिए ना आपके साथ मिलकर। एक सवाल मेरा क्योंकि दिल्ली जो है बेयारो मददगार है इस वक्त, एलजी चला रहे हैं दिल्ली को। कि अगर अभी इलेक्शन होता है तो शायद थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हो जाए, लेकिन कहीं से भी ऐसी संकेत ऐसा नहीं मिल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये लगता है कि अगर अभी इलेक्शन होता है तो पूरे तौर पे आपको बहुमत मिलेगा या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा? अगर फिर इलेक्शन के बाद यही स्थिति हुई, त्रिशंकु विधानसभा आ गई, हंग असेंबली आई, फिर क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही, बहुत सही असेसमेंट। संजय सर, अच्छा मुझसे पूछा आपने? जी जी। मैं साफ तौर पे मानता हूं जो बात अभी कुलवंत राणा ने कहा कि जनता इस देश की मालिक है जी। अब बीजेपी कह रही है हमने गलती किया, या कांग्रेस कह रही है हमने गलती किया, या लोग कह रहे हैं, टीवी चैनल कह रहा है कि हमने गलती किया, और बीजेपी ने अच्छा किया, सही किया, कांग्रेस ने अच्छा किया, सही किया, इस पूरी बात का फैसला जनता लगता है जनता की अदालत में होना चाहिए, मालिक को करना चाहिए, और उसके लिए चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। चुनाव में अगर रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? 10 दिनों में किया होगा, हमने बिजली का दाम कम किया होगा, हमने भ्रष्टाचार कम किया होगा, हमने पानी मुफ्त कम किया होगा। नहीं संजय जी, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो और अगर हम छोड़ के भागे इससे लोग नाराज हैं, नहीं, आप मेरी बात पूरी सुन लें संजय जी। अगर बीजेपी ने अच्छा किया होगा तो बीजेपी को समर्थन मिलेगा। अगर महंगाई से, निहाल चंद से, बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? जनता का नजरिया बदला होगा तो बीजेपी के खिलाफ लोग वोट करेंगे, बहुमत का ही सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये लगता है कि बहुमत आएगा, बहुमत आम आदमी पार्टी का आएगा? क्या कहिएगा कुलवंत जी? देखिए भाईजान, इसमें कोई शक नहीं, अगर सभी पार्टी को चुनाव में जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा। नंबर जो तो उसकी भी एक सीमा है, एक सीमा तक ये सब चीज अंधेरा है। आप बात सुन ले, पूरी बात तो सुन लो। नहीं, हमको डिफेंसिव नहीं है, मैं स्टेट में बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से तैयार है। 1 मिनट। दूसरी बात, अगर चुनाव में जाना पड़ेगा, ये कब तक अंधेरा रहेगा?
अंधेरा तो दूर होगा, अंधेरा तो सरकार तो बननी होगी तो बनेगी, नहीं बननी होगी तो नहीं बनेगी, तो चुनाव विकल्प है। और चुनाव में जब जाएंगी पार्टियां, दिल्ली की जनता का हमेशा ये मैंडेट रहा है, या हमेशा इस प्रकार की दिशा रही है कि दिल्ली की जनता ने पहली बार त्रिशंकु विधानसभा दी और इन लोगों ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया। सुन ले, बड़े बड़े सपने पूरी बात सुन ले, बात कह लीजिएगा। और जो बात मीम अफजल साहब ने उठाई है, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन, मैं वही जवाब दे रहा हूं ना। हम चुनाव में जाएंगे, सभी जाएंगे चुनाव में, तो सब पार्टी जाएंगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। उसके पीछे कारण बताता हूं आपको मैं, देश में किस दिशा में सरकार चल रही है और 93 से 98 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कितना विकास किया और किस स्थिति में दिशा में लेके गए दिल्ली को। दिल्ली के लोगों को भाजपा पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, त्रिशंकु बनेगी दोबारा अगर इलेक्शन हुए। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको ये लगता है कि किसी की एक पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है फिरोज साहब? देखिए, मुझे तो फैसल भाई ऐसा महसूस होता है कि त्रिशंकु सरकार बनेगी और उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की कुछ कम होंगी और आम आदमी की पार्टी की सीटें भी कम होंगी। बराबर से ऐसा हो जाएगा, कितने 70 है ना, तो ऐसा रहेगा कि 25 के। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर सरकार बनाना होगा, बात फिर वहीं। तो अगर ये ऐसा है तो अभी मिलकर बना ले, तो फिर क्यों नहीं मिल जाते हैं? अभी मिलकर बना ले, क्यों भाग रहे हैं अभी? अगर बाद में होना है, लास्ट में पहले कर ही चुके हैं। ये आपकी आशंका है। हाँ, ये एक हाइपोथेसिस है, आपका हाइपोथेटिकल, सभी हाइपोथेटिकल है, अभी तक कोई रिजल्ट थोड़ी है। नहीं तो रिजल्ट तो है ना सामने, रिजल्ट तो है सामने कि किसी के पास मैंडेट नहीं है। देखिए, इस बात का जवाब संजय सिंह ने भी साफ नहीं दिया कि अगर हंग असेंबली आती है तो क्या होगा। वही सवाल मैं आपसे नहीं, हंग असेंबली जब आएगी तो क्या होगा? पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हमसे सवाल मैं बता दूं आपको, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी इनको। क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस को ये खा गए, कांग्रेस के बी पार्टी एक बार कांग्रेस खा गई, जनता जेल देगी, लेकिन 2 बार आगे भी आएगी तो कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी इनको। बोलने दिए मैं होता, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर सकती आप पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस वालों की बी पार्टी थी और खा गई है। कुलवंत सिंह राणा जी ने कम से कम एक बात तो मान ली कि अगर चुनाव हुआ तो ये नहीं आ रहा है, हम तो आएंगे हम तो आएंगे, हम ही आएंगे ना, तुम आओगे ना, तुम आएंगे ये हम भी आएंगे, यही बनाएंगे सरकार, दोनों मिलकर बनाएंगे। हमें बनाएंगे, अभी भी आपने अपनी अभी भी बनाएंगे और बाद में चुनाव हम ही बनाएंगे यार। आप सरकार हमारी बढ़ेगी। 25 साल से एमएलए हो आप, इतनी जल्दी हार मत मानो। नहीं, हार नहीं मानते हम। अंदर क्या हमारी हार नहीं है। नाज़रीन, आप ये गर्मागर्म बहस देख रहे थे। हर पार्टी ये दावा कर रही है कि वो सबसे नैतिक काम करती है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो किसी भी तरह से कोई गलत काम करके सरकार नहीं बनाएगी और उसको पब्लिक पे भरोसा है, पब्लिक के पास जाना चाहती है, पब्लिक का जो फैसला होगा वो सर आंखों पे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुलवंत राणा का ये दावा है कि हम किसी भी तरह से अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे। हालांकि उनके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एमएलए की खरीद फरोख्त का दावा कर रहे हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदा है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन में जाने में उसको कोई परहेज नहीं है, इलेक्शन में जाएंगे और जो नतीजा होगा वो सर आंखों पे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में सरकार किसी की बनेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। किसी को पता नहीं है सरकार किसी की बनेगी। एक बात बिल्कुल तय है कि अगर किसी पार्टी की सरकार बनती है तो वो बगैर सौदेबाजी से नहीं बनेगी। लेकिन क्या हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए इस तरह की सौदेबाजी जरूरी है, फायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है, ये फैसला आपका है। आज खुली बहस में बस इतना। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे और आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।